वर्णमाला किससे मिलके बनता है? तो स्वर और व्यंजन मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था? किससे मिलके बनता है? स्वर से और व्यंजन से। तो स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई मैंने बताया था। अ पूछू क्या है तो स्वर है, और एक वर्ण भी होगा क्योंकि वो वर्णमाला के अंदर ही तो आता है, तो अवर्ण भी होगा। अगर मैं पूछूं क क्या है तो आप बोलोगे व्यंजन है, क से कबूतर व्यंजन है, लेकिन वो वर्ण भी होगा। तो जो जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं वो सभी वर्ण भी होते हैं, ये कह सकते हैं ना, क्योंकि वो तो इसके अंदर ही आते हैं। और इनमें से पूछूंगा तो वो अस्वर होगा, लेकिन एक वर्ण भी है। ऐसे शब्द, एक चीज है शब्द क्या होता है। तो शब्द जैसे जब वर्ण को मिलाते हैं हम, दो वर्ण मिलकर और उसका कुछ अर्थ बने तो वो शब्द कहलाता है। उसका कोई अर्थ बनना चाहिए, जैसे कि आ और म, आ और म तो बना, तो एक फिगर आई ना दिमाग में कि आम, तो ये एक शब्द है। अब मैं र प लिख दूं, दो शब्द तो मिला दिए, दो वर्ण मिला दिए, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं बना, तो ये शब्द नहीं है। शब्द होने के लिए उसका एक अर्थ होना जरूरी है। इसलिए बात है शब्द क्या होता है। एक होता है वर्ण। वर्ण हमें पता चल गया, जितने भी वो स्वर और व्यंजन होते हैं वो वर्ण होते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है क्या? नहीं। ये वर्ण के जैसा ही होता है हमारा अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर को अगर हम ध्यान से देखें तो अक्षर यानी जिसके शर ना किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो अक्षर कहलाता है। तो किसे नहीं तोड़ा जा सकता? जैसे कि हम अ देखते हैं, अ तो अ को और ज्यादा तोड़ा जा सकता है? नहीं। ई, अ को और नहीं, तो ई को भी नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब हम व्यंजन देखते हैं ना, व्यंजन, तो क, ये क्या लिखा है? क। जब हम इसकी संधि करते हैं तो देखो किससे मिलकर बना है? क धन अ, क। क्या बोलते हो? क। क्या बोलोगे? क। तो इसीलिए, क्योंकि अब जैसे ख बोलूंगा, ख क्या है? व्यंजन है, तो क्या होगा? ख। तो ख धन अ, ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्वरों को बोलने के लिए तो किसी की सहायता नहीं चाहिए, लेकिन जब हम व्यंजन को बोल रहे होते हैं तो उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए। यही डेफिनेशन भी बन जाती है। स्वर क्या होते हैं? जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिन्हें किसी की सहायता नहीं। ये जो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। शब्द पता चल गया हमें क्या होता है, वर्ण पता चल गया हमें क्या होता है। अब हम एक अक्षर क्या होता है। अक्षर जैसे कि मैंने बताया था, जिसके शर ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जैसे क, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अक्षर अगर बोला जाए इसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने कुछ बोला अ, तो जब मैंने अ बोला तो एक आवाज आपको सुनाई दी, जितने भी यहाँ पर बैठे सबके पास सुनाई दी। और कुछ आवाज ऐसी थी, कुछ ध्वनि ऐसी थी जो पहुंची तो यहाँ तक पहुंची और उसके बाद गायब हो गई, जो किसी ने नहीं सुनी। और कुछ ध्वनि आप तक पहुंची, है ना। तो वो ध्वनि जो मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, वो अक्षर कहला जाते हैं। अक्षर कहलाती है। क्या कहलाता है? अक्षर। ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज जो मुंह से निकलकर, मुख से निकलकर व्याप्त यानी गायब हो जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अक्षर। वर्ण क्या होता है? मुख से निकली ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, जैसे कि क, लिखित रूप दे दिया। मैं बोल रहा हूं अ, तो अ लिख दिया मैंने, तो जब लिखित रूप दे देते हैं तो वर्ण। और जो जब दो वर्ण को मिलाते हैं और उनका कुछ अर्थ बनता है तो वो शब्द कहलाता है। वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा और अक्षर पढ़ा। अब यहीं से आती है डेफिनेशन बनती है कि भाषा की सबसे, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, उर्दू एक भाषा है, तो भाषा की, हिंदी पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो अगर हमें भाषा बनानी है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट है वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, सबसे छोटी इकाई और लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक यानी जो मुंह से बोली जाती है, तो वो ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। आवाज आएगी ना, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। मौखिक इकाई मुंह से बोला तो ध्वनि आई। ध्वनि क्या हो गई? ध्वनि। कोई दिक्कत नहीं।
ये क्वेश्चन आ जाता है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी आ जाता है। क्या हो जाता है? सार्थक। तो सार्थक स अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और अर्थ किसका होता है? शब्द का। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आई बात समझ गए? ठीक है। इसी के बाद हम पढ़ेंगे जो हिंदी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय था ना, कौन था? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ये बस आ सकता है जब हम बड़े एग्जाम देते हैं तो उसमें, तो उसने 1985 में, किसमें? 1985 में देवनागरी लिपि, किसको? देवनागरी लिपि और हिंदी का, हिंदी जो वर्तनी है ना, हिंदी वर्तनी, उसका मानकीकरण किया है। उसका क्या कर दिया? मानकीकरण कर दिया। कब करा था देवनागरी लिपि और हिंदी लिपि का? 1985 में। कब करा था? 1985। बस इतनी सी बात है। जब भी हम व्यंजन लिख रहे होते हैं तो आप देखोगे एक तो लाइन हम ऐसे खींचते हैं, उसके बाद लिखते हैं, और एक लाइन ऐसे खींचते हैं। तो ये जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? जो टी की तरह खड़ी पाई। ये वाली लाइन, ठीक है? जो सिर्फ ऐसे ही ठीक है? सेंटेंस का ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, हाँ, ये के बाद जो है ना, ये वाली लाइन क्या होती है? खड़ी पाई। और ये जो ये है, ये होती है शिरो रेखा। क्या होती है? शिरो रेखा। ठीक है। इसको बोलते हैं खड़ी पाई और इसको बोलते हैं शिरो रेखा। इतनी बात हमें याद रखनी है, ठीक है? व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन 33 थे। एक तो वो 25 वो थे, और उसके बाद अंतस्थ थे, और फिर ऊष्मीय थे। 25 कौन से थे? स्पर्श व्यंजन, और उसके बाद ऊष्मीय, वो अंतस्थ, और उसके बाद ऊष्मीय। यार अलावा 8 वो और 25 वो, 33 संयुक्त व्यंजन इसी में थी कि नहीं? इसमें नहीं, भैया अलग लेते हैं। अब जैसे कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको 2, 22 और 9 में डिवाइड कर देते हैं। 2 में, 22 में और 9। ये हम सीख रहे हैं आधा लिखने का तरीका। क्या? आधा लिखने का तरीका, कि किसी भी व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है, किसी भी व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है। ये जो 2 होते हैं ना, 2 ये हो जाते हैं, जो खड़ी पाई होती है ना, उसको पार करते हैं। ऐसे केवल 2 हैं, एक है क और एक है फ। ख कहाँ पार करता है? ये देखो, ख से खरगोश ऐसा है, खड़ी पाई ये है। क्या इसने खड़ी पाई को पार किया है? नहीं किया। यहाँ पे देखो, ये खड़ी पाई है, ये क बनाने के लिए इसने इसको पार किया है, फ बनाने के लिए इसने इसको पार कर दिया। ठीक है? तो 2 तो ऐसे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर देते हैं। 9 ऐसे होते हैं जो नीचे से लोटनिक होते हैं। क्या होते हैं? लोटनिक, मतलब नीचे से लोटे हुए होते हैं, घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं? घुमावदार। जैसे ड से डमरू, ये होता है ना, नीचे से घुमावदार है। छ से छतरी, नीचे से घुमावदार है। ट से टमाटर, ठ से ठठेर, ये मतलब ये टोटल 9 होते हैं, नीचे से घुमावदार होते हैं। तो इनको भी हम आधा लिखना पड़ेगा, इनको भी आधा लिखने की जरूरत पड़ेगी। और एक होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, ऐसे 22 होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे स बोला भाई ने, च बोला, म बोला, प बोला, य बोला, ठीक है? ये खड़ी पाई को पार नहीं करते। तो जो खड़ी पाई को पार करते हैं वो 2, जो नहीं करते हैं वो 22। करने वाले 2, ना करने वाले 1 2 और बढ़ा 2 और 2 2, तो करते हैं वो 2, और जो नहीं करते वो 22। ठीक है? और जो नीचे से घुमाव होते हैं, तो 9 भी नीचे से घुमावदार है, तो ऐसे कर सकते हो 9। ठीक है? तो नीचे से लोटनिक होते हैं। तो जब भी हमें इन्हें आधा बनाना होता है, तो इनने गुस्ताखी कर दी ना खड़ी पाई पार करके, इनकी टांग तोड़ दो। ऐसे इसको आधा का लिखते हैं, और इसको भी आधा लिखते हैं। ठीक है? क्योंकि इन्होंने खड़ी पाई को पार किया था, तो इनकी ऐसे टांग तोड़ देती है, आधे हो जाते हैं। अगर मेरे को इसको आधा बनाना है, तो इनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। आधा स बन गया।
आधा च बन गया, आधा माँ बन जाएगा, आधा म बन गया, आधा या बन आधा प बन गया, या। आधा या बन गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही लिखते हैं ना इनको, ठीक है। अब ये लोटनिक होते हैं, इनको जब हमें आधा बनाना होता है तो इनके नीचे हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत, 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 हलंत। इनको इस तरीके से आधा बना, ठीक है, ठीक है। अब बिंदु लगाने का तरीका सीख रहे हैं। तो जब भी हम बिंदु लगाते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि ये मैंने क्या बताई थी, इसका नाम था शिरोरेखा, इसका नाम था खड़ी। एक हम बिंदु लगा देते हैं शिरोरेखा के ऊपर, एक बिंदु लगा देते हैं खड़ी पाई के नीचे, एक लगा देते हैं खड़ी पाई के राइट में, एक लगा देते हैं खड़ी पाई के। अब इसका भाई कैसे और कैसे? भैया ठीक है, ये ऐसे लगा देते हैं। जब हम, जैसे आपने देखा होगा, मैं लास्ट में बोल रहा था अंगा, अंगा में यहाँ लगा रहा था, तो इसको मैं पंचमा अक्षर बोलता था ना। हाँ, तो पंचमा जब अक्षर। यहाँ पर लगाया जाता है तो इसका नाम होता है पंचमा अक्षर, पंचमाक्षर, संधि हो जाती, बन जाता है पंचमा अक्षर। जब इन ऊपर बिंदु लगाया जाता है तो आपको याद होगा, मैंने एक ये बताया था, नहीं बताया था? क्या होता है ये? अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। क्या हो जाता है? अनुस्वार। जब यहाँ पर लगता है, यहाँ पर, तो ये हो जाता है नुक्ता। क्या हो जाता है? नुक्ता। जैसे ये कफ देखा होगा, कफ, कफ, ये अरबी शब्दों में लगता है। किसमें लगता है? अरबी। खांसी तो कहीं कहीं देखा होगा, खांसी, ये ऐसे लग जाता है, ये अरबी शब्दों में लगता है, इसे नुक्ता बोलते हैं। और ये जो नीचे लगता है ना, नीचे, इसे बोलते हैं उच्छिद। अब तुम्हें याद आएगा कहाँ बताया था मैंने? और अढ़ा में नीचे बताया था, नहीं बताया था कि नीचे की साइड लगता है, तो ये क्या होता है? उच्छिद। तो बिंदु एक तो हमने देखा ऊपर लगता है, नीचे लगता है, दाएं लगता है, बाएं लगता है। ऊपर लगने वाला अनुस्वार कहलाता है, नीचे लगने वाला उच्छिद कहलाता है, सीधे हाथ पे लगने वाला पंचमाक्षर कहलाता है, उल्टे हाथ पे लगने वाला नुक्ता कहलाता है। ये बताइए, समझ गए? अब यहीं से हमारी वो देख रहे हैं उच्छिद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, उच्छिद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो बहुत सारे नियम हैं जहां पर इस उच्छिद का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे नियम हैं, और बहुत कम नियम हैं जहां पर उच्छिद का इस्तेमाल नहीं होता। तो क्योंकि बहुत सारे होंगे, 10, 20, 50 नियम होंगे जिसमें उच्छिद का इस्तेमाल होता होगा, और केवल 5 नियम है जहां पर उच्छिद का इस्तेमाल नहीं। तो ये समझदारी होती है कि हम केवल वो पढ़ लें जहां पर उच्छिद का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो केवल 5 हैं। अच्छा। और बाकी हर जगह लगा देंगे, बस बात खत्म, सही हो जाएगा ना हमारा। तो कहां कहां उच्छिद का इस्तेमाल नहीं होता, ये हम सीखेंगे, ये हम सीखेंगे। एक तो द्विज व्यंजन, कहां पर? द्विज, जहां पर दो एक साथ आ जाए, जैसे कि उड्डयन। क्या आया? उड्डयन। तो दो ड एक साथ आ गए, तो यहाँ पे उच्छिद, ये डॉट वाला होता है ना, तो यहाँ पे डॉट वाले का इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकता जब दो एक जैसे आ जाए। अच्छा। ड और ढ के साथ ही तो बनता है ना केवल, तो कभी भी जब दो एक साथ आ जाए, द्विज आ जाए, तो नहीं बनता। अंग्रेजी का शब्द हो कभी भी, किसका शब्द? अंग्रेजी का शब्द हो, तो उसमें नहीं होता। जैसे कि रोड, रोड क्या हिंदी का है? ये इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का, तो इसमें नीचे उच्छिद का इस्तेमाल नहीं होगा। बोर्ड, कार्ड, 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 ये भी इंग्लिश के शब्द है, तो अंग्रेजी में भी नहीं होता, द्विज में भी नहीं होता। अगर किसी में उपसर्ग आ जाए, क्या आ जाए? उपसर्ग, हम पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। जब भी किसी मूल शब्द, जो पहले से एक शब्द हो, उससे पहले कोई शब्द लग जाता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि डर एक शब्द है, पहले से इसका मतलब है कुछ नहीं है, डर का मतलब कुछ होता है, नहीं होता? हाँ, डर का मतलब इसका मतलब कुछ होता है, और इसके पहले मैं लगा दूं नी, निडर, निडर यानी जिसमें डर ना हो। तो मतलब जब भी किसी मूल शब्द से पहले कुछ जुड़ता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो क्योंकि मूल शब्द से पहले ये उपसर्ग लग के बना है,
उपसर्ग लग के, तो इसमें भी उत्क्षिप्त का इस्तेमाल नहीं होगा। जहां पे भी उपसर्ग आ जाए वहां पर उत्क्षिप्त का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी भी शब्द के शुरुआत में कभी भी उत्क्षिप्त का, जैसे डमरू, अगर किसी शब्द की शुरुआत ही ड और ढ से हो रही है तो उसमें यह उत्क्षिप्त का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे कौन से शब्द हैं, जैसे डमरू क्या हो गया, ढक्कन, ढक्कन, बहुत बढ़िया बोला। दमाद नहीं हो, ये तो द हो जाएगा, अच्छा, द, द से दबाद है ना, दबाद हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और एक होता है डंडा, ठ और ठ के पहले, ड और ठ के पहले या तुरंत बाद में अनुस्वार हो, क्या हो, अनुस्वार हो, यानी ऊपर बिंदु वाला होता है ना, ऊपर बिंदु आ गया, या तो ड ठ के पहले या ड ठ के बाद में, तो उत्क्षिप्त का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जैसे आडंबर क्या होता है, आडंबर, तो इसमें उत्क्षिप्त का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसको बोलो आडम, तो ड के बाद हो रहा है ना, म आ रहा है, तो क्योंकि अनुस्वार के पहले ही ड आ गया तो हम उत्क्षिप्त का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। आडंबर मतलब आडंबर मतलब दिखावा।